नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टेड टॉपिक वाले वीडियोज पर। हमने पिछले कई वीडियोज में आपसे बात किया है हिंदी साहित्य के संदर्भ पर, जहां पर हमने आपको जो पीछे के कई टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करा दिया है। अगले क्रम में उसी का एक नया भाग अगर हम देखें, उसमें आता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपका आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम इस समय काव्य वाले संदर्भ पर बात करने वाले हैं। काव्य के संदर्भ अगर देखें तो आधुनिक काल में जो सबसे प्रथम बार में देखने को मिलता है, एक उसमें से है वो है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। ठीक है। तो जो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है हमारे हिंदी साहित्य में, उसका जो मुख्य द्वार है वो भारतेंदु युग को ही माना जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में जो कि आधुनिक काल से रिलेटेड है, इस पर इसी बारे में बात करने वाले हैं। संभव हो सका तो द्विवेदी युग के बारे में भी बात किया जाएगा। देखो यार, बात को समझो कि जो इससे पहले की जो टॉपिक थी वो थी रीतिकाल। ठीक है। रीतिकाल एक ऐसी जगह से खत्म हो रहा है, थोड़ा आप लोग समझिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज को देखा है तो रीतकाल को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करिएगा। तो रीतकाल में जो टाइम पीरियड चल रहा था काफी अलग प्रकार का था। जैसे कि थोड़ा बहुत राजा लोगों का उस टाइम पीरियड था। ठीक है। नौकरशाही प्रथा थी, दरबारी कवि हुआ करते थे। जो कवि होते थे वो राजा को टारगेट करके उन्हें खुश करने के लिए अपनी रचनाएं लिखा करते थे। लेकिन जब आधुनिक काल आता है तो वहां पर हम पाते हैं कि आधुनिक काल में राजा वोजा को कोई महत्व ज्यादा दिया नहीं जाता। यहाँ पर सभी लोग अपने राष्ट्र को प्रथम वरीयता दे रहे थे। उनकी जो भी रचनाएं होती थी समाज के पहलू से रिलेटेड रहती थी। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले अपना लाभ देखने के लिए अपने राजा खुश करना चाहते थे, क्योंकि उनसे उनकी कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका लाभ था। वर्तमान में राजशाही प्रथा समाप्त हो चुकी थी लगभग। फिर धीरे धीरे अब वो करे क्या, एक कोई नया टॉपिक चाहिए। तो नई टॉपिक उन्होंने पाया कि अपने समाज के बारे में बढ़िया लेखन शैली शुरू कर दिया। तो लेखन शैली जब उन्होंने समाज पर देखा तो समाज जैसे कि विधवा विवाह हो गया, नारी शिक्षा हो गया, बाल विवाह हो गया, थोड़ी बहुत और अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ नई नई चीजों को लोग ऑब्जर्व किए। और यहाँ से यही सब चीजें नहीं थी और यहाँ से ये सब चीजें छूटती चली गई और यहाँ ये सब चीजें अंदर आती चली गई। ठीक। लेकिन भारतेंदु युग जो है, सीधा भारतेंदु युग पर थोड़ा नहीं आते हैं, एक टाइम पीरियड बनता है इससे भी थोड़ा पहले से, उसे कहते हैं कि भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भारतेंदु पूर्व युग है, जो भारतेंदु पूर्व युग है, यहां पर हम ये बात मान सकते हैं कि जो भूमिका है थोड़ा बहुत मात्रा में यहां से स्टार्ट होती है। थोड़ा बात समझिए कि रीतकाल यहां पर खत्म हो रही है, आधुनिक काल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमेशा जानिएगा, कोई केवल एक दिन का टाइम कॉल नहीं है कि बस आज खत्म हुआ कल से भाई आज रीतकाल खत्म हो रहा है, कल से आधुनिक काल स्टार्ट होगा। कुछ समय क्या होगा, जैसे सांप निकल गया लेकिन उसकी जो पूंछ है थोड़ी बाकी रहती है, तो इसकी जो इफेक्ट है थोड़ी मात्रा में यहां तक मौजूद है। सांप नहीं है लेकिन उसकी जो पूंछ है वही मौजूद है। जो दूसरा चीज है उसकी थोड़ी थोड़ी यहां से प्रवृत्तियां स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद यहां पर पाते हैं कि रीतकाल लगभग समाप्ति की ओर दिखाई देता है। और उसके बाद जो यहाँ पर है वहां से आधुनिक काल पूरा हमें परिलक्षित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार के जो टाइम पीरियड था ये क्या हो गया, भारतेंदु पूर्व काल हो गया। ठीक है। भारतेंदु पूर्व काल को हम अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों में ध्यान दें तो उन्होंने कहा है भैया जो 1868 का टाइम पीरियड है, 1867 उन्होंने कहा है, 1867 से 1800 सॉरी एक चीज यहां पर गलत कर दे रहा हूं, 1843 से 1867 का जो टाइम पीरियड है इसे इन्होंने कहा कि भाई ये भारतेंदु पूर्व काल है। क्या है? भारतेंदु पूर्व काल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इसकी जो टाइम पीरियड रीतकाल की मानी है, अगर आप पाओगे तो उन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है। तो शताब्दी हमेशा जानिए 57 साल पीछे रहता है। और जो अपने सन से जो हमारा सन है 57 साल वाला। ठीक है। तो यहां पर देखिए कि ये दो जो आपको डेट दिख रहे हैं ये आप बिल्कुल हमेशा याद रख लीजिएगा। ये पूछता है भारतेंदु
पूर्व युग का ये टाइम पीरियड है, ठीक। लेकिन इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1867 से 1893, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है, भारतेंदु जी का टाइम पीरियड है, यानी कि भारतेंदु युग आ जाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर है क्या कि जो रीतिकाल की परंपरा है वो डेड हो रही थी और यहीं से भारतेंदु जी की जो परंपरा है वो स्टार्ट हो रही थी, भारतेंदु युग स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे। तो यहाँ पर रीवा नरेश रघुराज सिंह एक नाम आपको देखने को मिलेगा, आपको सेवक जी देखने को मिलेंगे, बैजनाथ द्विवेदी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कई महत्वपूर्ण कवि भी देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वर्तमान में एग्जामिनर इतना ज्यादा यार डिफिकल्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को या पेपर को कि वो कहाँ से पूछ ले क्या पूछ ले, इसकी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो ब्रो कि एक कोई अच्छी सी बुक ले लो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पढ़ो। 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो में आपको कितना भी बताया जाएगा वो पूरा असंभव है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके बताए जाते हैं जिससे आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके शरीर का जो कंकाल है वो बन जाए बढ़िया तरीके से। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप देख कर पढ़िए और करते रहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब स्टार्ट क्या होता है, भारतेंदु युग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो भारतेंदु युग जो स्टार्ट होगा आपका, उसका टाइम पीरियड अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों को ध्यान दे तो कहते हैं भाई 1867 से 1893 तक, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन एक आते हैं रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं इतना नहीं मानूंगा भाई, मैं मानूंगा 1868 से 1900 टाइम पीरियड। साथ साथ ये भी ध्यान देते चलिए कि ये लोग नामकरण भी करते गए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसे कि नई धारा प्रथम उत्थान, किसे, भारतेंदु युग को, ठीक है। क्या कहा था, नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है। ये इनका नामकरण करने का तरीका था। लेकिन जब रामविलास शर्मा जी आए तो उन्होंने कहा भाई ये नाम कम उचित लग रहा है, मेरे अनुसार इसका नाम होना चाहिए नव जागरण। क्या होना चाहिए, नव जागरण। नव जागरण। कभी कभी पूछता है कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल या नव जागरण युग किसने कहा है, ठीक। तो इसमें आप पाओगे कि रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। रामविलास शर्मा जी ने कहा था। उसके बाद एक नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, अगर आपने कभी सुना हो, मतलब सुने तो होंगे ही, इतना बहुत ही फेमस है, मिश्र बंधु जी, ठीक है। मिश्र बंधु जी। तो मिश्र बंधु जी क्या कहते हैं इसके बारे में, मिश्र बंधु जी थोड़ा और अच्छा सा एक बात करते हैं। क्या अच्छा करते हैं आप खुद समझिएगा। ये मिश्र बंधु जी हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि भैया जो मैं इसकी टाइम पीरियड मानूंगा वो होगा 1869 से 1888 तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड मिश्र बंधु जी ने मानी है भारतेंदु युग का, ठीक है। और उसके बदले में इन्होंने क्या नाम इसका दिया है, इन्होंने कहा इसे वर्तमान काल। क्या कहा है, वर्तमान काल। उसके बाद एक नाम लास्ट में आता है आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या आता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने कहा भाई जिसका टाइम पीरियड है, मैं मानता हूं कि 1870 से 1900 तक इसे मानना बेटर रहेगा, ये उनके अनुसार है, ठीक है। उन्होंने इसका काल, इसका जो नाम है वो आधुनिक काल नाम दिया। क्या नाम दिया, आधुनिक काल। आधुनिक काल। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि भारतेंदु युग का नाम आधुनिक काल किसने दिया है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें आप भूलिएगा ही नहीं, ये इतना आपके पास जरूरी होना चाहिए जानकारी, ठीक है। तो हम पाते हैं कि भारतेंदु युग जो स्टार्ट हुई उसके नामकरण और टाइम पीरियड के बारे में आपने जान लिया, ठीक। अब थोड़ा इसके बारे में प्रवृत्तियां देखते हैं। प्रवृत्तियों में पहली चीज ये आप समझिएगा कि अगर आपको थोड़ा भी बहुत हिस्ट्री पढ़े हो या थोड़ी बहुत अगर आप समाज के बारे में जानकारी रखते हो तो मेरे अंदाज से आप उसकी प्रवृत्तियां बिना पढ़े ही जान सकते हो। थोड़ा बहुत मात्रा में कुछ चीजें को पढ़ना तो पड़ेगा ही।
एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जो रीतिकाल पीछे बीता है उसकी इफेक्ट कुछ ना कुछ टाइम तक तो रहेगी ही ना यार, कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो पहले हमें ये जानना है कि क्या था उस टाइम पीरियड में। ठीक, तो उस टाइम पीरियड जैसे कि श्रृंगारिक भावना बहुत ज्यादा मात्रा में थी, तो यहां पर भी श्रृंगारी मात्रा मौजूद रहेगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रवृत्तियां होंगी उसमें श्रृंगार भावना जरूर रहेगी। श्रृंगार भावना लिख देते हैं हम। आप अपने अनुसार जो भी पुस्तक पढ़ते हो उसमें जो भी शब्द आपको बहुत बेटर लगे आप उसका परीक्षा में प्रयोग करिएगा, या उसमें तो टिक मारने मिलेगा, खास यूपीएससी को छोड़ करके। श्रृंगार भावना आप देखिएगा, इसमें अंतर्द्वंद का भाव को दिखाई देगा। अंतर्द्वंद का भाव जैसे जैसे जो रीतिकाल है वो क्या था कि राजशाही वाला टाइम पीरियड था, उस पर आप जो भी रचना काल वाले उस टाइम पीरियड जो भी रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें पाओगे कि या उनकी जो रचनाएं नई नई आई थी उस टाइम पीरियड में, कुछ 10-20 साल पहले या 50 साल पहले, उसमें था क्या कि वो किसी न किसी राजा को टारगेट करते थे और उसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते थे, उसकी बड़ाई करते थे, कई चीजें से मनगढ़ंत भी कभी कभी करते थे, कभी कभी बढ़ा चढ़ा भी करते थे, अतिशयोक्त भी पार कर जाते थे। ठीक, तो इस प्रकार से करते थे। लेकिन जो वर्तमान टाइम है तो राजा का मतलब ही शून्य हो चुका था धीरे धीरे उस टाइम पीरियड में, धीरे धीरे। तो ये लोग क्या किए कि अपने बारे में, समाज के बारे में लिख रहे थे, क्योंकि पहले से कुछ भावनाएं मौजूद हैं, नई लाई जा रही है, तो दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है। कुछ पुरानी रूढ़ियां थी उन्हें ठुकराया जा रहा था, कुछ जो शैलियां थी उन्हें हटाया जा रहा था, नई नई लाई जा रही थी। जैसे कि रीतिकाल ब्रज भाषा पर पूरा पूरा केंद्रित था, लेकिन जो आधुनिक काल आया वो आधुनिक भाषा को लेकर जाए, खड़ी बोली को लेकर आया, तो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अंतर्द्वंदता मौजूद हो गई थी। तो यहाँ पर अंतर्द्वंद का भाव भी मौजूद हो गया था। क्या है? अंतर्द्वंद का भाव, जो अंतर्द्वंद की जो भावना भी है, ठीक, अंतर्द्वंद की जो भावना है वो भी आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत ये भक्ति भावना भी थी, जो कि पहले भी यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज जरूरी है, आप थोड़ा जान लीजिएगा कि जो पहले जो भक्ति भावना थी राजाओं की, या राजाओं पर जो भक्ति भावना रखी जाती थी, भगवान माना जाता उन्हें, कभी कभी भगवान की पूजा की जाती थी, यहाँ पर भी भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन स्वदेशानुराग भक्त की जाती थी। यानी कि जो भगवान की जो भी यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा, उनकी भक्ति की जाएगी, उसका उद्देश्य अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखने को पा जाते हैं। इसी प्रकार से कई और भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जानते रहिएगा। ये इसकी भक्ति भावना, अंतर्द्वंद था, श्रृंगारी भावना थी, इस प्रकार से। एक बहुत ही नाम इसका आप पढ़े होंगे कि इसमें समस्या पूर्ति का बहुत अच्छा योगदान है। ठीक है, समस्या पूर्ति, ये कभी पूछता है कि ये किस टाइम पीरियड का, मतलब किस युग का, किस काल का एक बहुत ही खास प्रवृत्तियां रही थी। समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति भारतीय युग की बहुत ही फेमस एक प्रवृत्ति रह चुकी है, तो इसे आप अवश्य ही याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो का भारतीय युग है और भारतीय पूर्व युग है, उसके बारे में एक मोटा मोटी जानकारी जो है आप पा चुके हो। अब इसके थोड़ा हम लेखकों के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं, अगर इंपॉर्टेंट है तो। ठीक, भारतेंदु जी के जो युग है, भारतेंदु युग, इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं रही है, लेकिन जो भी रहे हैं 1 2 3 4 5 तक, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्थान रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत। सबसे ज्यादा अगर हम बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्ति का नाम लें जिसके पास वजन था, उस प्रकार से देख सकते हैं, तो नंबर 1 पर आते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, ये है भारतेंदु जी। उसके बाद अगर हम नाम लें किसी का, तो उसके बाद हम प्रेमघन जी का नाम ले सकते हैं, जिनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन ले लेते हैं। तीसरे नाम अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी एक पत्रिका थी ब्राह्मण, उसमें कहते थे 4 मास बीते यजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, बहुत फेमस है ये। चौथे नंबर अगर हम किसी को रखना चाहें तो रख सकते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह को।
क्वेश्चन क्या देता है, निम्न में से कौन से लेखक या कौन से कवि भारतेंदु युग के या भारतेंदु परंपरा के नहीं है। ठीक, तो अगर आपको पूरा नहीं मालूम रहेगा तो आप मिस कर जाओगे। ठाकुर जगमोहन सिंह। 5 में अगर किसी को रखना चाहे तो हम रख सकते हैं अंबिका दत्त व्यास जी को। अंबिका दत्त व्यास जी को। 6वें नंबर पर अगर हम किसी को रखना चाहें तो रख सकते हैं राधा चरण गोस्वामी जी को। ठीक, 7वें नंबर पर अगर हम किसी को रखना चाहें तो राधा कृष्णदास को रख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, जितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। भारतेंदु जी, प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अभी आप और देखोगे। इसमें से हम पहले नंबर पर उठाते हैं भारतेंदु जी के। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके। इनकी जो रचना है काव्य में 70 से अधिक है, 70 से अधिक है, तो सभी बारे में बात करना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, कुछ ऐसा हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो इसके बारे में बढ़िया अच्छे से बुक से पढ़ना। ये ईमानदारी से कह रहे हैं, हर गुरु जी आपको बात ही नहीं करेंगे इस टॉपिक से कि अपना पढ़ लीजिएगा। वो ये कहेंगे भैया इसी वीडियो को देख लो, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ईमानदारी, अगर उसी वीडियो को देखकर आप बैठे रहोगे तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, लेकिन बिना पुस्तक की पढ़ाई यार मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी अप्रोच होगी, अच्छी सोच होगी किसी की, अगर बिना किताब के पढ़ना चाहता हूं तो। ठीक, भारतेंदु जी के बारे में बात करते हैं। भारतेंदु जी का जो पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनका जो नाम है दरअसल वो है हरिश्चंद्र। भारतेंदु उपाधि ने दी गई थी। 1880 में एक पत्रिका आई थी। इनका जन्म, एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा बताने भूल गए थे, जो भारतेंदु युग है वो अगर आप देखोगे तो भले ही मैंने इतना सन बताया, लेकिन भारतेंदु जी की जो जन्म है वो 1850 में होती है। इनकी जो मृत्यु है 1885 में हुई थी। तो जब ये 1800 में पैदा हुए थे, 1850 में, तो भारतेंदु युग का जो सभी लोग एक सामान्य रूप से जो टाइम कॉल मानते हैं, टाइम पीरियड, उसमें ये कहते हैं भाई हम इसकी मानेंगे कि 1850 से 1900 तक का टाइम पीरियड क्या मान रहे हैं हम, भारतेंदु युग मानते हैं। इसी को माना जाता है। हमने उसे बताया है तो आप सबको लग सकता है कि थोड़ा जरूरी भी था वैसे बताना। तो भारतेंदु जी को 1880 में एक पत्रिका आती है, सार सुधा निधि। क्या नाम आता है उसका, सार सुधा निधि पत्रिका। सार सुधा निधि पत्रिका आता है। इस पत्रिका में पहली बार हरिश्चंद्र जी के लिए भारतेंदु उपनाम की याचना की गई थी, उसमें मांग की गई थी। तो धीरे धीरे जो भारत की जनता है उसमें इन्हें भारतेंदु कहा जाने लगा। भारतेंदु मतलब भारत का इंदु, भारतीय चांद होता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने 3 ऐसे एक इनके आपने नाम सुनो, कविता वर्धनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। कविता वर्धनी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। कविता वर्धनी सभा, कविता वर्धनी सभा जो है उसकी जो स्थापना है इन्होंने 1870 में किया था। ठीक है, 1870 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छी चीज की स्थापना की थी, उसे पेन रीडिंग क्लब। क्या है, पेनी रीडिंग क्लब। ठीक है, ये आया था 1873 में। ठीक है, 1873 में एक और आया था, मतलब इन्होंने ही स्थापना की थी, वो तदीय समाज की। किसकी, तदीय समाज की। ये भी इन्होंने सेम टाइम में की थी। ठीक, तो ये भी पूछता है कि भारतेंदु युग में किस सभा की स्थापना की गई थी, तो ये है कविता वर्धनी सभा, पेन रीडिंग क्लब, तदीय समाज, इस तीनों की स्थापना यहीं से की गई थी।
समस्या पूर्ति इन्हीं के ही जो ग्रुप था इनका कुछ लोगों का, उसमें समस्या पूर्ति एक तरीका होता है। उसमें क्या कहते हैं कि एक आखिरी की लाइन, जैसे पूरी अमी सी कटोरी से कुछ चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ऐसे करके कुछ एक लाइन लिया जाता था, जो कि लास्ट की आखिरी पूरी कविता की आखिरी पंक्ति होती थी और इसके पूरे के पूरे चीज को भरना होता था। हर एक लेखक को आकर के अपने इच्छा अनुसार, जैसे अंबिका दत्त व्यास है, ये लोग बहुत ही अच्छे अधिक मात्रा में इसे करते थे। आपको ये चीज करना होगा। जब आप ये करते हो मतलब इस ये लेखक में, तो यही से कहते हैं कि ये जो समस्या है उसी को पूर्ति कर रहे हैं, समस्या पूर्ति इसे कहते हैं। तो इस टाइम पीरियड में भी बहुत फेमस था। ठीक है, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए भारतेंदु के बारे में कि ये जो है वो अगर गद्य लिखते थे तो खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर ये किसी कंडीशन बस पद्य लिख रहे हैं, किसी कविता को लिख रहे हैं, तो वहां पर ये ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर भी एक इनकी रचना है फूलों का गुच्छा। ठीक है, इनकी क्या रचना, फूलों का गुच्छा। ऐसे समझ लीजिएगा, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। क्या है, दशरथ विलाप, दशरथ विलाप, इसे आप समझ लीजिएगा क्योंकि स्पेस बहुत कम हो रहा है, कितनी बार साफ करें। तो फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप या दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा, ये इनकी खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, काव्य हैं। ये मेरे अंदाज से अगर मुझे बहुत ठीक से याद है, मैं गलत नहीं हूं, तो ये यूजी से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना या कौन सी चीज खड़ी बोली में रचित है। तो सभी दी गई थी इनकी ब्रज भाषा वाली, और ये दे दी गई थी दोनों, या दोनों में से एक दिया गया था, कोई एक दिया गया था। उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन खड़ी बोली में है, तो यही था। ठीक है, कभी कभी ये देता है कि 4-5 लाइन देता है, कहता है कि निम्न पर विचार कीजिए, तो उसमें 3-4 बातें कहेगा, कोट करेगा किसी चीज को। नीचे कहेगा कि निम्न में से कौन सी पंक्ति सही है या कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। तो ए सही है या ए बी दोनों सही है, या निम्न में से सभी सही है या कोई नहीं सही है, इस प्रकार से आंसर क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो इनकी एक है विजयिनी विजय वैजयंती, एक रचना है, बहुत फेमस है। वो जब भारतीय सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के मिस्र पर विजय लिया था, विजय पाई थी, तो वहां पर आप देखते हो कि वो जो रचना है वो मिस्र के विजय के उपलक्ष्य पर ही लिखी गई थी, विजयिनी विजय वैजयंती। एक रचना इनकी आती है विजय वल्लरी। विजय वल्लरी जो रचना है इनकी, वो था अफगानिस्तान पर एक काबुल जगह है, काबुल पर जब विजय पाई गई थी तब उस टाइम पीरियड में इन्होंने इस रचना को लिखा था, विजय वल्लरी। एक रचना इनकी है रिपुनाष्टक, कभी देखिएगा रिपुनाष्टक, 1884 में ये लिखी गई थी। तो लॉर्ड रिपन भारत आए थे, तो उसी लिए इन्होंने लिखा था कि रिपुनाष्टक। ठीक, तो ये चीज इनके बारे में थोड़ा है। एक और चीज है कि भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में शायरियां लिखते थे, रचनाएं भी लिखा करते थे, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, रसा उपनाम से ये लिखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से पाते हैं कि जो भारतेंदु जी की बारे में थोड़ी बहुत बातें जरूरी है आप लोगों के लिए, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे देख लेते हैं थोड़ा प्रेमघन जी के बारे में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, और ऐसे ही कई और रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छे ये भी रचनाकार है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उनमें अगर ये उर्दू में कोई रचना लिख रहे थे तो ये अब्र का उपनाम यूज करते थे, अब्र उपनाम यूज करते थे। तो इनका एक उपनाम क्या था, अब्र। अगर कोई कहे कि अब्र उपनाम से कौन रचनाएं लिखता था, तो आपको क्या लगाना है, प्रेम घन जी लगाना है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, यहाँ पर आप प्रेम घन को देखते हो। इसी प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र जी को भी देख लीजिएगा, इनकी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई चीजें हैं। इनकी एक रचना है, अगर मुझे ठीक से याद है तो वो है नारियों के ऊपर रचना लिखी गई थी, ये जब बाल विवाह जो होता है उसके बारे में। उसका नाम है मन की लहर। क्या नाम है, मन की लहर, मन की लहर एक रचना है, मन की लहर। ये बहुत फेमस रचना है, यह प्रताप नारायण मिश्र जी का। इसमें हुआ क्या था कि जो बाल विधवाएं होती है ना, उनके मन में जो पीड़ा उठती है, बाल विधवा हमारे भारत की एक बहुत ही बुरी
रीत थी, या जिसे कहते हैं हम कुरीति थी। जब एक छोटी सी बच्ची रहती है, आप सोचो, उसकी शादी कर दी जाती है बिना उसकी मर्जी से, और वो भी कहाँ, जहां पर घर वाले की इच्छा हो। होता क्या था कि आप पहले टाइम पर विज्ञान उतना अच्छा नहीं था, तो मेडिसिन उतना अच्छे बने नहीं थे, उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो नहीं सकता था, और पहले ज्यादातर अंधभक्ति थे। कभी कुछ हो रहा है तो चलो वहां पर झड़ा दो, फुका लो, वहां पर जाके किसी देवी देवता का दर्शन करा लो, यही सब होता था। खासकर ज्यादातर रूप से वहां पर दवा बहुत हावी नहीं थी उस टाइम पीरियड में, तो वहां पर जो लोक प्रवृत्ति है वही सब हावी थी। तो जो बच्चे हैं उनके जो बीमार होने से मरने का जो ज्यादातर चांसेस थे वो बढ़े रहते थे। तो इस प्रकार से होता क्या था कि बहुत ज्यादा बच्चियां जिनकी बचपन में शादी कर दी जाती थी, उनके जो पति हो जाते थे, वो अगर भविष्य में सर्वाइव नहीं कर पाते, डेड हो जाते थे, तब उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती थी। जो हमारा समाज इतना गंदा था कि उन्हें बुरी नजर से उन बच्चियों को देखता था। उन्हें एक रोक रहती थी कि पूरी जिंदगी आपको शादी ही नहीं करना है। अब सोचो यार, एक छोटी सी बच्ची जो किसी भी अवस्था में नहीं बेचारी, उसकी शादी कर दो, उसका पति मर जाए, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। भविष्य में जब वो अब ग्रोथ उसके शरीर की हुई, उसके अंदर जब हार्मोन्स एक्टिवेट हुए, तो उसके पास, उसके अंतर्गत या उसके शरीर पर आप पाओगे कि कुछ ना कुछ हलचल अवश्य होता है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि जो चीजें हो रहा है वो आप कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर की जेनेटिक चीजें, हार्मोन्स और हमारा कुछ पर्यावरण, हमारा जो परिवेश है, ये मिलाकर के हमें कुछ इस प्रकार से तैयार करते हैं कि जो हम आज कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बच्ची का जो भी परिवेश होता है, जहां पर ये भी पाती है कि इसके अंदर चंचलता आएगा, धीरे धीरे शरीर में हार्मोन्स बढ़ेगा, हो सकता है किसी न किसी पुरुष के प्रति आकर्षण भी हो, जो कि किसी न किसी भी इंसान का, मुझे लगता है हर एक जीव का एक स्वाभाविक विकास है शरीर का, कि किसी न किसी के प्रति वो आकर्षित जरूर होगा या होगी, वो भी हो रही है। अब चूंकि उसका समाज इतना ज्यादा गंदा रूप से इस रीत को बनाकर रखा, किसी के ऊपर उसे इतना ज्यादा सती वाला बना के रखना है कि सती अनुसुईया का आपने कहानी कभी सुना हो, तो इतना ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट रखना है, कभी थोड़ा सा भी आप हलचल आपके अंदर नहीं होना चाहिए किसी दूसरे या पराये मर्द के ऊपर, जो कि ऐसा संभव नहीं है। और उसी जगह पर जो पुरुष वर्ग था उसके लिए ऐसी कोई भी रीत नियम नहीं थी। आप हमेशा पाते होंगे दोस्त कि जिंदगी में, दुनिया में जो भी गरीब है, कभी मैं मार्क्स और पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जो गरीब है, जो कमजोर है, उसे पूरी जिंदगी, चाहे वो राजा का ही बेटा हो, उसे पूरी जिंदगी कुछ न कुछ उसे हमेशा हानियां झेलनी ही पड़ेंगी। यह समाज, ये लोग उसे सही से जीने नहीं देते हैं, हमेशा उसे अपने उपयोग पर ही लाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए, खैर अलग बातें हो जा रही है, मन की लहर हो गया। ठाकुर जगमोहन सिंह जी इसलिए वजह से फेमस ज्यादा कि ये प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा करते थे। क्या करते थे, अगर कभी पूछे कि भारतीय युग में एक कभी ऐसा बताइए जो बहुत ही फेमस हो प्रकृति चित्रण के मामले में, तो वो कौन थे? ठाकुर जगमोहन सिंह जी। अंबिका दत्त व्यास जी, मैंने आपसे बताया कि ये ज्यादातर समस्या पूर्ति वाली कार्य करते थे। राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास भी इसी कुछ न कुछ चीजों से फेमस है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि आपका भारतेंदु युग मोटा रूप से जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको जानने का हक था, जरूरी था, परीक्षा उपयोगी था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आप संतुष्ट हो तो भाई यार लाइक कर दो, इच्छा हो तो शेयर कर दो। अगर आप भविष्य में भी ऐसे वीडियोज को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पिछली वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, बहुत ही इंटरेस्टेड। भविष्य में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये परीक्षा उपयोगी चैनल होने वाला है। अगर आप परीक्षा की तैयारी ना भी करते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि भारत का नागरिक होने की वजह से, एक अच्छा व्यक्ति होने की वजह से मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ ऐसे अवश्य टॉपिक पर बात करूं जो कि आपके दैनिक जीवन को ज्यादा सकुशल रूप से सर्वाइव करने में मदद करे। तो मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।